ये वो सरकार है जो जहां उपलब्धि ना भी हो उस चीज का भी ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं जैसे दुनिया फतेह कर ली हो। अमेरिका की डील में अगर एक चीज भी कोई अच्छी हुई होती ना, ये छतों के ऊपर खड़े होकर तालियां पीट रहे होते और छाती पीट रहे होते कि देखो हमने क्या गजब का काम कर दिया और अमेरिका से हम देश के लिए क्या क्या फायदे लेके आ गए। लेकिन चुप्पी है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और अगले दिन ही ये हमले हो जाते हैं, तो इसको लेकर कैसे देखें? वही वाली बात, कितना छोटा बन गए हम। एक 1.25 करोड़ के देश के पिछले वो हो गया। क्या करने गए थे वहां पे? कोई समझौते नहीं हुए हैं, कोई वहां डील्स नहीं हुई हैं, वहां कोई बड़ी चीज नहीं हुई। सिर्फ आप वहां पे शो पीस के तौर पे गए हैं जिसकी दुनिया में नुमाइश की जा रही है इजराइल के द्वारा कि देखो 140 करोड़ का देश जो है वो हमारे साथ खड़ा है। आप वहां से वापस आए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान कर लाओगे। दबाव में क्यों लग रहे हैं ये? एप्स्टीन फाइल्स और अडानी जी के ऊपर जो अमेरिका में केस चल रहा है। संसद में जैसे राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी एक किताब दिखा रहे थे जो लॉन्च नहीं हुई। 2.25 घंटे तक उनको जवाब नहीं मिलता। 2.25 घंटे के बाद जवाब क्या मिलता है? 5 शब्दों का, जो उचित समझें वो करें। यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली लाइन जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि हमने तो फौज को खुली छूट दी थी, वो जनरल नरवाने की किताब की अगली लाइन जो है वो शायद कुछ इस तरह से है कि आई वॉज हैंडेड अ हॉट पोटैटो। जीएसटी मतलब 10 साल तक उसकी ऐसी तैसी करके जीएसटी से पूरे देश की और व्यापारियों की और व्यापार की ऐसी तैसी करके फिर उसको घटा के उसको मास्टर स्ट्रोक बता के पूरे देश में दिए जलवा देते हैं। और इनको आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता, मतलब आप तो रहे ना। मैं जीएसटी वाला जो मामला आपने याद करवाया उस टाइम तो थे आप ना। इनके अंदर वाले सर्कल में बाहर वालों को घुसने नहीं देते। वहां तो इनके जो गुदड़ी के लाल है उन्हीं को जगह मिलती है सिर्फ। हरियाणा पे बात करते हैं। तो हरियाणा का बजट आया है विधानसभा का, तो बजट को आप कैसे देख रहे हैं? छोड़ो यार, बजट में कुछ नहीं है। लाडवा होके आए थे हम 10 एक दिन पहले जी। लाडवा मुख्यमंत्री जी का हल्का 2 दिन वहां रहे। जो सड़कों की दुर्गति मुख्यमंत्री के हल्के में है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो पूरे प्रदेश में क्या है। हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव चले हुए हैं 2 सीटों को लेकर, और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी आ गया। तो क्या लग रहा है, पीछे वाली गलती तो नहीं होगी कांग्रेस से? माना कांग्रेस के 37 के 37 वोट कांग्रेस को मिलेंगे इस बार। कहीं स्याही कांड हो जाए? ना ना ना, वो क्रॉस वोटिंग हो जाए? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्टी का, और कहते हैं इंडिपेंडेंट है ये। मतलब बिल्कुल ही लोगों का बेवकूफ बना रखा है या बेवकूफ समझ रखा है लोगों को। यात्रा पे देवेंद्र अत्री पॉडकास्ट में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सद्भाव से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। ऐसी छोटी बातों के जवाब नहीं देते। मंत्री अनिल विज है, उन्होंने कहा है कि चलते चलते वीरेंद्र परिवार जंगल में चला जाएगा। यार अनिल विज जी की दोनों टांगे टूटी हुई, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, रहना दो। कोर्ट केस जो किया हुआ है उसका क्या कुछ चल रहा है जी? सुना है आज वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आए, आज उनकी सगाई थी। मैं बस उम्मीद ये रखता हूँ कि अगली तारीख पे शादी ना हो कहीं उनकी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह है और 154 दिन से सद्भाव यात्रा लेकर चल रहे हैं। आज 58वीं विधानसभा को भी कंप्लीट कर लिया है, तो बातचीत करेंगे। सर कैसे हो आप? नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार सर, ठीक हो सर? मैं बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, और यात्रा मजबूती से चल रही है जी। पहले जो पॉडकास्ट किया था उसमें और अब में बहुत बदलाव आ गया सर आप में। पहले दाढ़ी इतनी नहीं थी, अब बहुत कुछ संघर्ष दिख रहा है। थी तो उस टाइम भी इतनी नहीं थी। तो संघर्ष दिख रहा है आपके जो पहरावा है, उसी से पता लग रहा है कि आपकी यात्रा बढ़िया चल रही है। तो थोड़ा बताएं सर यात्रा के बारे में, क्या कुछ हरियाणा को कितना कुछ देखा आपने? यात्रा देखिए, अब हम 58 विधानसभा से यात्रा होकर गुजर चुकी है। आज उसका 58वीं विधानसभा कैथल का आज समापन हुआ है, आज शाम को। और अब करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि हम हरियाणा के हर हिस्से को छू चुके हैं।
वैसे तो 2/3 कवर हो गया ओवरऑल, 58 हल्के हो गए, 2000 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं। तो चाहे दक्षिण हरियाणा है, आपका सेंट्रल हरियाणा कह लीजिए, आपका भिवानी की साइड, उधर यमुनानगर, कालका, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, तो सारा उस नाते टच हो गया है। सिर्फ एक सिरसा वाली बेल्ट जो है वो बची है। और वो ये जो चरण अब चल रहा है, जो 5वां चरण हमारा शुरू हुआ कैथल से, इसके पहले 5 हलकों के बाद ये यात्रा फिर चली जाएगी जो सिरसा लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि शुरुआत तो नरवाना से ही हुई थी, तो 9वां तो वो है। तो बाकी जो 8 हैं वो इन 5 हलकों के बाद वो टोहाना से शुरू करके और उसका फिर कांडावाली में उसका अंत होगा, और ये 13 हलकों का ये अब वाला चरण है। जहाँ तक प्रदेश में क्या देखा, तो ये तो अनुभव की बात है। अपनी अपनी लोग अपने अनुसार, लोगों के अनुभव होते हैं, अपने अनुसार वो चीज़ों को आंकते हैं, आकलन करते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन 5 महीनों में निरंतर सड़क पे चलने से आपको सही मायने में जो प्रदेश की स्थिति है, वो कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड आपको पता लगती है। उसमें अब अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ कि किस प्रकार के हालात हैं प्रदेश में, तो वो ये नहीं है कि मैं अपने घर में बैठ के और 4 लोगों से बात सुनाई या 4 अखबार पढ़ के या टेलीविज़न की या उस तरह से न्यूज़ सुन के मैं अपना मत बनाने लग रहा हूँ। अब क्योंकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल पूरे हरियाणा की देखी है, गलियां सड़कें माप दिया, तो उस नाते, हाँ, उस नाते वो अनुभव जो है और उस अनुभव से जो सीख है वो फर्स्ट हैंड है बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी देन है यात्रा। तो एक मिशन लेके चल रहे थे सद्भाव को लेकर जी, क्यों जरूरत पड़ी सर सद्भाव? क्या भाईचारा खराब हो रहा है? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं समाज के अंदर? देखिए बीजेपी का 12 साल का राज हो गया है। मतलब केंद्र की बात कर लें या प्रदेश की बात कर लें, प्रदेश में 4 महीने कम, क्योंकि लोकसभा के 4-5 महीने बाद यहाँ चुनाव होता है। वह करीब करीब 12 साल के आसपास का समय हो चुका है। और जो इस देश को एक धोखे में रखा हुआ है पिछले 12 साल से, उसकी अब परतें खुलनी शुरू हो चुकी। मेरा धोखे से मेरा मतलब है कि आपका सारा प्रशासन का तंत्र जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाने में लगा हुआ था, और जो सही मुद्दे हैं उनसे आप देश को निरंतर भटकाते चले गए हैं। और हर चीज़ में आपने किसी तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और उससे अपनी राजनीति की है। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने 3 चीज़ों को बिल्कुल काबिज कर लिया, जिससे आपकी ये जो सरकार है या जो लोगों में एक प्रचार है वो निरंतर बना रहा। पहला धर्म, दूसरा बिग मनी, बड़ा पैसा, और तीसरा बिग मनी के माध्यम से या अदरवाइज जो पूरा मीडिया के ऊपर जो एक मीडिया कैप्चर जिस तरह से किया, और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को सिर्फ एक तरफा चीज़ ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ समय से इन चीज़ों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। इसका सबसे पहला आभास तो हमें हुआ था 2024 लोकसभा के चुनाव में। जो गरीब आदमी है, जो समाज के पिछड़े वर्गों से है, दलित है, आदिवासी है, उसको ये समझ में आ गया पढ़े लिखों से पहले कि संविधान को निरस्त करना या कमजोर करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि संविधान से निकलने वाले जो अधिकार हैं, खास तौर पे हमारे गरीब समाज के लिए, उसका हनन होगा सीधा सीधा। और ये चीज़ उन्होंने समझी, और यही कारण था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने के बावजूद जब लोग एक कयास लगा रहे थे कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट आएंगी या कम से कम 70 तो आएंगी, लोगों ने लाके 32 पे टिका दिया जी। तो वो एक संकेत जरूर था। लेकिन अब जो पिछले 2-3 महीने का घटनाक्रम है, ये तो बहुत ही खतरनाक भी है और दुखदाई भी है। दुखदाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे देश की हानि हो रही है, शायद कुछ लोगों की छवि बचाए रखने के लिए, इज्जत बनाए रखने के लिए, और देश के जो हित हैं उनको ताक पे रख दिया गया है बिल्कुल।
तो ये चीज़ हमारे सामने है अब, और लोगों को भी मैं पहली बार ये नोटिस कर रहा हूँ, लोगों को भी ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी खुद, मैंने शायद इतनी कमज़ोर स्थिति में 12 साल में पहली बार देखी है, जो पिछले 1 महीने से उनका बर्ताव चल रहा है। जिस तरह से वो पार्लियामेंट से भागने लग रहे हैं, जिस तरह से वो सारे सवाल जो अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल अब देश की संप्रभुता पे आए हुए हैं। सवाल सिर्फ अब किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द की बात नहीं है, अब देश की संप्रभुता के ऊपर जो सवालिया निशान लगे हैं जी। उसकी वजह से एक ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे है और उनके पास किसी चीज़ का देने के लिए जवाब नहीं है। जी, तो इन मामले में भी आएंगे सर। तो हरियाणा पे, क्योंकि यात्रा हरियाणा के अंदर चल रही है, तो नूहू मेवात में भी आप गए हैं जी। आपने धर्म की बात की, तो कितना कुछ प्यार आपको मिला, क्या डिफरेंस आप देखते हैं इन गांवों में और उन गांवों में? मैं ईमानदारी से बताऊं सर, छोटू राम का यदि नाम सबसे ज्यादा कहीं याद किया जाता है तो मेवात के इलाके में और पलवल जिला या फरीदाबाद का जो पुराना फरीदाबाद का जो हिस्सा है उसके अंदर लिया जाता है। और जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन मुझे इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा को मेवात के इलाके में मिला, और जिस प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में थी, मेरे खुद के यात्री बोले, क्योंकि वो ज्यादातर इसी बेल्ट के हैं, जींद हिसार वाली साइड के, वो खुद मेरे को यात्रियों ने आके कहा, करता जी इनके बारे में हम पता नहीं क्या क्या सोचते थे, और जब यहाँ यात्रा हमारी 10-12 दिन चली है, ये तो हमारी तो आंखें खुल गई यहाँ आके। मैंने कहा जब दूसरे पक्ष को जानोगे ही नहीं जी, तो फिर वही है जो प्रचार तंत्र जिसके हाथ में है, वो जैसा फीड करता है वो आप कंज्यूम करते हो और उसी चीज को आप मानना शुरू कर देते हो। अब आपने खुद जमीन पे उतर के इस इलाके में आए, अन्यथा तो आप शायद मेवात में कभी आते भी ना, आके आपने देखा, उन लोगों से बातचीत की, उन लोगों के घरों में आप रहे हो, उन्होंने आपकी आवभगत की है, उन्होंने आपको मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया, तो आपका सारा रवैया उनके प्रति बदल गया। क्योंकि अंत में ये पूरा इलाका जो है ये किसानों का इलाका है, तो वो धर्म भले ही भिन्न हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे या एक साधारण जो जीवन है वो तो एक किसान परिवार का जो होता है वो है सारा का सारा, सिर्फ धर्म अलग है। तो वो बात हम सब ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखी है। और वहां एक और बड़ी दिलचस्प चीज थी, वहां सबसे ज्यादा जो आज के दिन डिमांड कर रहे हैं लोग जी, वो यूनिवर्सिटी की करने लग रहे हैं। तो ये जो एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि उस इलाके के लोग पढ़ना नहीं चाहते, जानबूझ के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, तो वो भी सिर्फ प्रचार का हिस्सा है। तो व्यवस्था नहीं है वहां पे, ये मान के चलो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां शायद राजनीतिक दलों ने भी वो उस प्रकार से न्याय नहीं किया जो करना चाहिए था, और उसमें सारे ही दल आ जाते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पोटेंशियल है, अगर वहाँ पे सरकार सही नीयत से यदि काम करे तो आपको मेवात में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जी, तो आप लगभग 58 विधानसभा क्रॉस कर चुके हैं और इतने गांव में गए हैं, तो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, आज भी गांव को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या मेन समस्याएं हैं दिख रही हैं उनकी? नहीं, देखिए मेन समस्या तो आज के दिन देहात में बेरोजगारी की है, सबसे बड़ी समस्या पूरे हरियाणा में है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम दिल्ली के इतने करीब हैं, 1/3 हरियाणा एनसीआर में आता है, हमारे पास इतने बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, या और रेवाड़ी का इलाका हुआ, जीटी रोड पे हिसार वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी आज के दिन जहाँ तक युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने की बात है, दुर्गति बनी हुई है। और यही कारण है जो होड़ लगी हुई है विदेश जाने की। अपने जितने भी साधन हैं, किसी भी व्यक्ति के पास चाहे 1-1.5 किला जमीन है या जैसे भी, उसको बेच के और वो एजेंटों के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करके और जान जोखिम में डाल के विदेश जाने लग रहे हैं। तो इस हताशा का कारण ही ये है कि हमारे प्रदेश में रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था बची नहीं है, और ना सिर्फ वो, हमारे युवाओं को रोजगार के लायक बना सकें उसके प्रति भी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। और ऊपर से सरकार ये कहती है कि हमारे बच्चे तो निकम्मे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियां बेकार हो चुकी हैं, तो इनसे जो बच्चे निकलते हैं वो हरियाणा में सरकारी नौकरियां जो अच्छे वाली हैं
वो पाने के लायक ही नहीं है। मतलब किस तरह की बात, आप अपने प्रदेश के बच्चों से इस तरह का सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इतनी संवेदनहीनता कैसे दिखा सकते हैं कि एचपीएससी का चेयरमैन ये बात बोले और मुख्यमंत्री उसको ये ना कहें कि जी आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारे प्रदेश के बच्चे हैं और इनकी जिम्मेवारी हमारी है। आप अपनी 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 निष्क्रियता को, अपनी नाकामी को हमारे बच्चों के ऊपर डालने लग रहे हो, और जबकि तथ्य कुछ और है। तथ्य तो यह है कि कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, 37 बच्चे हरियाणा के सेलेक्ट हुए हैं। मतलब यूपीएससी में 37 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1700 जो मास्टर लेने थे उसके अगेंस्ट आपको 39 बच्चा मिला पूरे प्रदेश में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो बड़ा सुनियोजित तरीके से हरियाणा में नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, और जो रही सही हैं उनको, उनकी जो बहुतायत है वो बाहर वालों को दी जा रही है। शायद सरकार की और जिस पार्टी से वो आते हैं उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता ये है कि प्रदेश को कमजोर कर दो, इनके युवाओं को कमजोर कर दो, क्योंकि अदरवाइज ये जो प्रदेश है ये हमेशा यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के युवा जो हैं वो एग्रेसिव प्रवृत्ति के हैं, अपना हक मांगने की क्षमता भी रखते हैं और सरकार पर दबाव डालने का मादा भी रखते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कमजोरी की जाए उनके अंदर। टॉप 200 में भी अपने हरियाणा के 11 बिल्कुल है, 11 बच्चे हैं, 3rd रैंक है एक तो जी। और एक बड़ा जो एचपीएससी का मुद्दा चल रहा है और अभी भी बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक अच्छे तरीके से ये मुद्दे उठा नहीं पाती? नहीं, देखिए पार्टी तो मुद्दे उठा रही है, पार्टी ने तो वहां जाके प्रदर्शन भी किया है, बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि पूरे प्रदेश से उसमें कांग्रेस के लोग जो हैं, कार्यकर्ता और नेता, उन्होंने उसमें भाग लिया। बहुत अच्छा एक वहां पे तो सरकार की और कमीशन की आंखें तो खुलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के साथ समस्या क्या है, बीजेपी किसी भी तरह की आलोचना को वो उसको दूसरा ही जामा पहना देते हैं। वो किसी आलोचना को, किसी कमी को जो उनके सरकार की उजागर की जाए, उसको वो उस स्पिरिट में नहीं लेते। उस स्पिरिट से मतलब है उस भावना से नहीं लेते कि इससे बेहतरी हम कर सकते हैं। वो उसको बल्कि एक वो कहते हैं ना, अब आती ये कर दिए हैं कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो, तो ना भैंस ने सुनना ना उसने रिएक्ट करना। तो हमारी सरकार उस तरह की हुई है, और ये अपनी पूरी सीख केंद्र सरकार से ली हुई है। और जैसे केंद्र सरकार में किसी बात का जवाब ही नहीं देते, वो किसी बात का जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां फिक्स नहीं होती। बल्कि वो राजनाथ सिंह जी ने तो कहा ही था कि ये बीजेपी की सरकार है, इस्तीफे नहीं हुआ करते। मतलब पूरे यूरोप में इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। एप्स्टीन फाइल में किसी का रिमोटली नाम भी अगर आ जाए तो उस आदमी की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ इतनी संलिप्तता साबित होने लग रही है, उसके बाद जूं तक नहीं रेंग रही, और ना जवाब देते किसी बात का। और जवाब जब दिया मंत्री जी ने तो सारी झूठ बोली जो पकड़ी गई, 2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ गई। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर आप कैसे देखते हैं? कितनी कुछ सच्चाई लगती है जी जो चीजें हो रही है? नहीं, जिस तरह का घटनाक्रम है उससे तो ये लगता है कि उसमें कुछ इतना ज्यादा संदिग्ध और इतना खतरनाक है, जिससे सरकार इतनी भयभीत है कि वो पूरे देश को ताक पे रखे हुए है। ऐसा लगता है अमेरिका के गिरवी रख दी हमने भारत के हित जितने हैं सारे के सारे। नहीं तो 140 करोड़ का देश, और वो उसकी निरंतर अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका के और मंत्री संतरी जो हैं वो हमारे साथ आजकल जिस भाषा में बात करने लग रहे हैं, वो अपने आप में आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। और हमारी तरफ से मौन धारण किया हुआ है, किसी चीज का जवाब नहीं देते। सारी सूचना हमें जो मिलने लग रही हैं अमेरिका के संबंध में, वो अमेरिका से आने लग रही हैं। हमारे वाले तो चुप बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने आज से 10-12 दिन पहले 5 सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी से, सारे के सारे वो कृषि से संबंधित थे और इंडो यूएस डील उससे जो चीजें छन छन के सामने आने लग रही हैं उसके संबंध में थे। उसका जवाब नहीं दिया किसी ने आज तक। कृषि मंत्री ने उसका जवाब देने की कोशिश की, जवाब ना देके, मतलब दाएं बाएं की बात, वो जिसको आजकल अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं, वो व्हाट अबाउटरी करते रहे कि आपने क्या किया अपने टाइम में, आपके टाइम में ये हुआ था। ये नहीं बताया कि ये 5 सवाल जो पूछे हैं ये चीजें डील में हैं नहीं हैं, और अगर हैं तो इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा। सब पे चुप्पी है।
अमेरिका आपको बता रहा है आप तेल कहां से खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। अमेरिका आप पे जब दयालु हो जाता है तो कहता है 1 महीने के लिए आप फिर से रूस से तेल खरीद लो। मतलब यार तमाशा बना रखा है हमारा। हमारे यहां से एक मेहमान समुद्री जहाज जो हमारे यहाँ मिलन जो नेवल एक्सरसाइज है उसके लिए आता है, वो सेरेमोनियल होता है सारा, वो बिना असले के जहाज होते हैं जी। वो यहां से निकला श्रीलंका के उधर से जब निकल रहा था इंडियन ओशन से, तो अमेरिका के सबमरीन ने उसको ध्वस्त कर दिया। 90 उसके अंदर ईरान के सैनिक जो थे वो मारे गए। और ये हमारी जिम्मेवारी थी क्योंकि वो हमारे गेस्ट थे, हमारे बुलावे पे वो यहाँ आए थे जहां से वो वापस जाने लग रहे थे और निहत्थे थे जी। और उसके ऊपर हमारे देश ने निंदा तक नहीं की कि ये कृत्य ठीक नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। एक इतने बड़े मुल्क का शीर्ष नेता, उसकी हत्या कर दी गई, उसके ऊपर आज तक हमारे टॉप की लीडरशिप जो है देश की, उसने एक शब्द नहीं कहा है कि उनको सांत्वना दी जाए। निंदा तो छोड़िए, सांत्वना तो दे दीजिए। वो तो मानवता का हमारी आपसी दुश्मनी भी जहां होती है वहां भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए आदमी संवेदना तो व्यक्त करता है, वो तक नहीं की गई है। एक और उदाहरण लीजिए, हमारे यहां से स्टेटमेंट जारी किया गया टॉप से जी। कि हम निंदा करते हैं जो अरब के देशों पे बमबारी हो रही है। ईरान पे जो हो रही है उसके बारे में मौन है। ईरान ने जब अपने आप को बचाने के लिए जब वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उस पर हमको आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और अगले दिन ही ये हमले हो जाते हैं, तो इसको लेकर कैसे देखते वही वाली बात, कितना छोटा बन गए हम। 1.25 करोड़ के देश के पिछलग्गू हो गए हम, और एक ऐसे समय पे उनके पास गए जब सबको पता था लड़ाई छिड़ने वाली है। एक ऐसे देश में गए जो पिछले 3 साल से निरंतर एक नरसंहार में लगा हुआ है, नस्ली नरसंहार में लगा हुआ है। 80,000 आदमी वो लोग मार चुके हैं। 80,000 से ज्यादा की संख्या है जिनको मार चुके हैं, और वो युद्ध में नहीं मरे हैं, मारे जाने लग रहे हैं। एक तरफा लड़ाई है वो। और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि पिछले कुछ महीनों में इजराइल में कौन बड़ा दुनिया का नेता गया है। सिर्फ एक नाम आया, हमारे वाले का, या अमेरिका के कोई मंत्री संतरी। वो तो अमेरिका और इजराइल तो भाई भाई हैं, लेकिन हमारे वाले क्या करने गए थे वहां पे इस समय? कोई समझौते नहीं हुए हैं, कोई वहां डील्स नहीं हुई हैं, वहां कोई बड़ी चीज नहीं हुई। सिर्फ आप वहां पे शो पीस के तौर पे गए हैं, जिसकी दुनिया में नुमाइश की जा रही है इजराइल के द्वारा कि देखो 140 करोड़ का देश जो है वो हमारे साथ खड़ा है। आप वहां से वापस आए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पे हमला हो गया। तो हमारा ये स्तर तो कभी नहीं था कि हम किसी दूसरे की लड़ाई में और हम इतना सीधे तौर पे किसी का पक्ष लेते हुए दिखें। और एक ऐसी लड़ाई जिसमें मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं है। उसका कारण क्या है लड़ाई का, ये आज तक किसी को नहीं पता। अमेरिका वालों को भी नहीं पता जिनने लड़ाई छेड़ रखी है। इजराइल को तो पता है। इजराइल तो पूरी उस दुनिया को सत्यानाश करना चाहता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। लेकिन अमेरिका वाले जो उस लड़ाई के पीछे हैं और खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कभी रिजीम चेंज की बात करते हैं, कभी ईरान को तोड़ने की बात करते हैं, कभी ईरान के असले की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमें बिल्कुल इमिनेंट डेंजर है ईरान से। अरे यार, ईरान से आपको क्या डेंजर हो गया? आप 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हो। तो लेकिन एक दबाव में क्यों लग रहे हैं फिर ये? एप्स्टीन फाइल्स और अडानी जी के ऊपर जो अमेरिका में केस चल रहा है, वो 2 सीधे सीधे कारण हैं। तीसरा एक कारण और भी है, वो निखिल गुप्ता जो पकड़ लिया और उसने जो फिर अमेरिका की कोर्ट में अपना जुर्म कबूल लिया कि हाँ मैं बातचीत कर रहा था इस पन्नू को मरवाने के लिए, और वो जिस आदमी के संपर्क में था कई महीने से, गजब की चीज है। मतलब इतनी काबिल हमारी सीक्रेट एजेंसी है कि जिस व्यक्ति से वो 3-4 महीने या 6 महीने से संपर्क में था और जिसके माध्यम से वो हाइड किलिंग करवाना चाह रहा था, वो जिसके संपर्क में था वो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी का अफसर था। अब उसने किस किस की बात करवाई है इंडिया में, किन बड़े बड़े लोगों से बात कराई है, या तो उसी से कोर्ट में बुलवाएंगे तोते की तरह, अदरवाइज भाई वो
उनकी सीक्रेट सर्विस का ऑपरेटिव था वो आदमी, उसने सारी रिकॉर्डिंग की होंगी। तो अब एप्स्टीन फाइल में क्या है, निखिल गुप्ता वाला जो प्रकरण है उसमें क्या क्या चीज़ें अमेरिका के पास हैं, और अडानी जी क्योंकि पूरी बीजेपी की जो पैसे के मामले में जो सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की हुई है वो इस एक व्यक्ति के अंदर है। तो जो कहते हैं पुरानी बचपन की हमारी कहानी कि राजा की जान तोते में है, तो अब वो तोता इन तीन में से कौन सा है या तीनों ही तोते हैं ये तो समय के साथ पता लगेगा। लेकिन बहुत, क्योंकि कोई कारण नहीं है इतनी कमजोरी दिखाने का जो हम दिखाने लग रहे हैं, और कोई कारण नहीं था इस बात का जब 3-3.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में यह कहा कि मैं किसी भी सूरत में देश का अहित नहीं होने दूंगा, जबकि मुझे पता है कि मुझे इसकी बहुत भारी निजी कीमत चुकानी पड़ेगी। पड़ सकती है नहीं, चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब उनको तो आभास हो गया था कि कुछ निकलना शुरू होने वाला है, और वो अपना उसका ग्राउंड तैयार करना शुरू कर रहे थे। मेरा उस समय माथा तो ठनका था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई थी। उसके तुरंत बाद ये अडानी जी और एप्स्टीन फाइल और ये डील जो हुई, एक तरफा डील दो देशों में एक तरफा कभी नहीं होती। ये एक वाहिद ऐसी डील है जो एक तरफा है। जी, जो ये डील हुई है तो बहुत सारे जो किसान नेता है राष्ट्रीय सत्र के सभी कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, और चल भी रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं। तो आपने स्टडी भी किया है ये चीजें, क्या लगता है कितने कुछ खतरनाक हैं जो ये चीजें? देखिए, अभी पहली चीज तो ये है कि डील साइन नहीं हुई है, तो उसका आखिरी रूप स्वरूप क्या होगा वो तो जब डील फॉर्मलाइज हो जाएगी तब पता लगेगा। दूसरा, अभी तक सारी सूचना हमें जो मिल रही है वो अमेरिका से मिलने लग रही है, चाहे उनके राष्ट्रपति हैं, चाहे उनके मंत्री हैं, या उनके उद्योगपति, या जो उनके और इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, वो उस डील के बारे में चर्चा जब करते हैं और उसके कोई 2 बिंदु सामने लेके आता है, कोई 4 लेके आता है, तब समझ में आता है कि डील में क्या क्या हुआ है। हमारी तरफ से चुप्पी है। और मनदीप जी, एक चीज का ध्यान रखिए, ये वो सरकार है जो जहां उपलब्धि ना भी हो उस चीज का भी ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं जैसे दुनिया फतेह कर ली हो। जी, ठीक है, जीएसटी मतलब 10 साल तक उसकी ऐसी तैसी करके, जीएसटी से पूरे देश की और व्यापारियों की और व्यापार की ऐसी तैसी करके, फिर उसको घटा के उसको मास्टर स्ट्रोक बता के पूरे देश में दिए जलवा देते हैं। अमेरिका की डील में अगर एक चीज भी कोई अच्छी हुई होती ना, ये छतों के ऊपर खड़े होकर तालियां पीट रहे होते और छाती पीट रहे होते कि देखो हमने क्या गजब का काम कर दिया और अमेरिका से हम देश के लिए क्या क्या फायदे लेके आ गए। लेकिन चुप्पी है। चुप्पी इसलिए है कि इनको पता है कि हमने देश गिरवी रख दिया अमेरिका के, और इनको आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा क्योंकि आप तो रहे हैं ना। मैं जीएसटी वाला जो मामला आपने याद करवाया उस टाइम तो थे आप ना। इनके अंदर वाले सर्कल में बाहर वालों को घुसने नहीं देते, वहां तो इनके जो गूदड़ी के लाल हैं उन्हीं को जगह मिलती है सिर्फ। जी, संसद में जैसे राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी एक किताब दिखा रहे थे जो लॉन्च नहीं हुई है, जन निर्माणे की, तो वो क्या मामला है, क्या कितनी कुछ सच्चाई है? देखिए, बड़ा साधारण सा मामला है। एक फॉर्मर आर्मी चीफ एक किताब लिखते हैं, और वो किताब मुझे नहीं पता 400 पेज की है, 450 पेज की है, और आर्मी चीफ हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, उन्होंने देश के बारे में सारी अच्छी चीज़ें ही बोली होंगी। जी, कोई आर्मी चीफ अपने देश के लिए अन्यथा कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ 4 लाइन है, सिर्फ 4 लाइन है जिससे पूरी सरकार बौखला गई, और 2 साल से इस सरकार को 2 साल से इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस नहीं मिली है कि शायद इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे जिनका असर हो सकता है। मतलब आपका आर्मी चीफ किताब लिख रहा है, उसको शायद आपसे ज्यादा पता होगा राष्ट्रीय सुरक्षा और उसको बनाए कैसे रखना चाहिए। लेकिन आपने वो 4 लाइनें जो राहुल गांधी, और ये बहुत अच्छा किया उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया इसलिए उस बात का इतना प्रचार हुआ कि सब ने वो 4 लाइन ढूंढी फिर, क्योंकि वो 4 लाइन तो कैरवा मैगजीन जो है उसमें जो सुशांत सिंह ने आर्टिकल लिखा है वहां है वो सारी की सारी। वो किताब मार्केट में भी आ चुकी थी प्रमोशनल तौर पे, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंड किताब थी। वो ठीक है, सरकार ने क्योंकि उसको
औपचारिक रूप से भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया था, तो पेंगुइन को उन्होंने बोला कि तुम इसको बेचोगे नहीं अभी, तो इस तरह से वो किताब अभी उस तरह से पब्लिश नहीं हुई। लेकिन उसके एक्सट्रैक्ट तो हर जगह हैं। और वो 4 लाइनें क्या हैं? वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह फोन किया रक्षा मंत्री जी को कि चाइना के 4 टैंक कैलाश रेंजेस की तरफ आ रहे हैं और मेरे जो ऑफिसर्स हैं वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करना है हमको, तो बताइए सरकार का क्या दिशा निर्देश है इस मामले में। 2.25 घंटे तक जी उनको जवाब नहीं मिलता। 2.25 घंटे के बाद जवाब क्या मिलता है? 5 शब्दों का, जो उचित समझें वो करें। ये डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं आर्मी चीफ को कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने ये कहा जो उचित समझें वो करें। ये चीज अगर आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कही होती तो इसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता कि देखिए हमने फौज को कितना खुला हाथ दिया कि जो आपको ठीक लगे उस तरह से आप कीजिए। चीन के मामले में ये कहना आपका फैसला ना लेना है या फैसला ना लेने की हिम्मत ना रखना है, क्योंकि चीन के साथ सन 62 के बाद से आपका आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। वहां जब भिड़ंत भी हुई हैं, ये भी अजूबा है एक दुनिया का कि 2 देश इतने बड़ी सेनाएं, इतने शस्त्रों अस्त्रों से लैस, लेकिन बॉर्डर पे जब भी उनकी भिड़ंत हुई है 62 के बाद, वो लातों और घूसों से होती है, डंडे भी नहीं इस्तेमाल हुए। ठीक है, उसका यही कारण है कि दोनों इस बात को समझते हैं कि हमारी लड़ाई अगर छिड़ेगी तो बहुत बड़ी हो सकती है। तो लेकिन ये पहला मौका था जब उनके टैंक्स आने लग रहे थे और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप फैसला ले सकते। भाई आपका ये बनता था, या तो आप ये कहते कि जी अगर उनके 4 टैंक आ रहे हैं आप अपनी पूरी तैयारी करो और जो करना है करो, या आप ये कहते कि भाई थोड़ा सब्र रखो, हम टॉप लेवल पे उनके साथ संपर्क में हैं और कुछ हल निकलेगा तो बताएंगे, तब तक थोड़ी, मतलब कुछ भी तो नहीं कहा। यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली लाइन जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि हमने तो फौज को खुली छूट दी थी, वो जनरल नरवाने की किताब की अगली लाइन जो है वो शायद कुछ इस तरह से है कि आई वॉज हैंडेड अ हॉट पोटैटो। ये अंग्रेजी का फ्रेज है, इसको हिंदी में अनुवाद करो तो ये है कि मेरी हथेली पे जलता हुआ कोयला रख दिया। वो लाइन की वजह से वो ये नहीं कह सकते कि हमने फौज को खुला हाथ दे दिया था, क्योंकि जनरल नरवाने की उसका आशय ये है कि यार फैसला आपने लेना था, आप खुद फैसला ले नहीं पाए और ये मेरे ऊपर सरका दिया आपने। तो इससे वो जो पूरी एक मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व, विश्व गुरु, वो जो बुलबुला है ना, वो इसे एक लाइन से फुस होता है। 56 इंच। खैर वो मैं निजी नहीं करना चाहता उसको लेकिन वो सारी की सारी चीज ध्वस्त हो जाती हैं। और ये सिर्फ, और ये बात है 2020 का वाकया है, कोविड के समय की बात है जब चीन लद्दाख के अंदर आया था। और यही चीज हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर में देखी। आपने बातें बड़ी बड़ी की, आपने एयर स्ट्राइक्स की, 4 दिन की लड़ाई हुई, आपकी फौज ने, आपके आर्म्ड फोर्सेस ने आपको विनिंग हैंड दे रखा था, और आप ट्रंप की एक कॉल से इतना भयभीत हो गए कि आपने वो लड़ाई रोक दी बीच में। आपको क्या मिला उस लड़ाई से? ये वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी की आज इसलिए आलोचना करते हैं जिसने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान के 2 करवा के, और उसमें आलोचना क्या करते हैं कि 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था, उस समय आपको कश्मीर भी ले लेना चाहिए था। अरे तुमसे 4 दिन की लड़ाई नहीं झेली गई। वो ट्रंप साहब पिछले 10 महीने में 80-90 बार पूरी दुनिया को याद दिलाया उन्होंने कि मैंने हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को सिर्फ ये धमकी दी कि मेरे से व्यापार करना है, नहीं करना। मतलब सिर्फ आप सौदा करने के लिए आपने अपनी जो एक मजबूत स्थिति में आपकी फौज आपको लेके गई थी, आपने वहां से हाथ खींच लिया। और फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया था। मेरी जितनी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है आज तक लड़ाइयों के बारे में, कभी भी सीज फायर होता है और खास तौर पे किसी कमजोर ने जब करवाया हो या उसकी याचना की हो, तो फिर आपको कुछ मिलता है। आपको सीज फायर से क्या मिला? क्या पाकिस्तान ने कंसीड किया आपको?
क्या चीज उन्होंने कह दी कि जी हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, या ये चीज करेंगे, ये करेंगे? कोई एक चीज तो बता दे सरकार। उससे ट्रंप की बातों की पुष्टि होती है कि वो 4 दिन की लड़ाई ट्रंप ने एक फोन कॉल से रुकवा दी, और सिर्फ एक धमकी कि व्यापार मेरे से करना है नहीं करना। और उसके बावजूद भी जो उसका बर्ताव चल रहा है पिछले 10 महीने से, वो निरंतर आपके देश की बेइज्जती करने लग रहा है। और यार आप 2 चीजों को जोड़ के देखो। ट्रंप साहब ने शायद अक्टूबर पिछले साल, अक्टूबर या दिसंबर, मेरे को ध्यान नहीं, उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फजूली बात जो बोलते हैं, लेकिन उसके बाद असली बात बोली कि वैसे वो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं चाहूं तो उसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। हमारी तरफ से उस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसका जवाब शायद वो था जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच का मैं जिक्र कर रहा था कि मैं जानता हूं मुझे बहुत बड़ी निजी हानि होगी। तो कुछ तो है दाल में काला। कांग्रेस की क्या कुछ नीति है विदेश को लेकर, देश जो विदेशी मामले हैं इनको लेकर? नहीं, देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान में हमेशा जो विदेश नीति है वो पार्टियों से ऊपर उठ के होती है, लेकिन पिछले 11 साल में जो हमारी विदेश नीति का, मुझे कहते हुए शर्म आती है, जलूस निकला है, चाहे वो चीन के साथ टकराव हुआ हो और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हम अलग थलग पड़े पाए गए हों, वो ये दिखाता है कि हमारी विदेश नीति पिछले 11 साल में फेल हो गई है। और उस फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण जो है, वो जो बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई, शेख हसीना के हटते ही जिस प्रकार से आपके सामने ये चीज उजागर हुई कि पूरा देश आपके खिलाफ हो चुका है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको अब यह एहसास हुआ कि वहां की आम जनता भारत के खिलाफ हुई है। क्यों? क्योंकि आप उनके लोगों को, एक खुद मुख्तार देश के लोगों को आप दीमक कहने लग रहे हो, अपनी पार्लियामेंट में कहते हो, आप अपने भाषणों में कहते हो, सिर्फ इसलिए कि आपने बिहार, यूपी और बंगाल में इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करना होता है। तो हमारे को निरंतर गालियां दी जा रही हैं, उस पर हम कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन बांग्लादेश छोटा देश है, कोई ज्यादा मजबूत है उस नाते नहीं है, लेकिन उनके लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके देश की कोई बाहर वाला बेइज्जती करे। और हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी, एक इंदिरा गांधी जी ने जो आपको आपका ईस्टर्न फ्रंट जिसको कहते हैं, सदा के लिए सिक्योर कर दिया था, एक नया देश बना के, और ऐसा देश जो आपके साथ रहेगा क्योंकि आपने उसको बनाने में मदद की है। आपने 11 साल में उसी का सत्यानाश कर लिया, उस रिलेशनशिप का। जी, एक बात सुनते आए हैं, जब भी युद्ध हुआ तो रूस हमारे साथ खड़ा रहता है। हाँ। तो उसको लेकर आपकी क्या नीति है? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप रूस के साथ तेल का व्यापार हमारे हिसाब से करोगे या फिर कर नहीं सकते, ज्यादा तेल नहीं ले सकते। यही तो गजब है ना कि आज हमारा दुनिया में दोस्ती कोई नहीं है। रूस तो वो है, चाहे सोवियत रूस था और चाहे उसके बाद रूस था, 75 साल तक वो आपकी मदद करते आए हैं हमेशा जी। अभी भी कर रहे थे। अभी भी जो आपका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो सबसे इफेक्टिव हमारा डिफेंस था वो S-400 का था जी। वो रशियन सिस्टम है सारा का सारा। और उस देश से जिस तरह से हमने हाथ छिटकाया है सिर्फ अमेरिका के कहने पे, तो आपकी स्वायत्तता तो बची ही नहीं। मतलब अमेरिका फैसला करेगा आप किससे असला खरीदोगे, किससे तेल खरीदोगे, आप खेती का बाजार जो है, कृषि का बाजार जो है, वो आप किसके कहने पे खोलोगे, उसमें क्या आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा, वो आप निर्धारित नहीं करोगे, वो अमेरिका करेगा। आपका सारा डेटा जो है वो अमेरिका एक्सेस करेगा, उसकी कंपनीज एक्सेस करेंगी। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी विदेश नीति है और इसके बारे में क्या बोलें, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में, वो टाइम भी जब हम आर्थिक तौर पे कहीं नहीं थे जी। उस समय भी हिंदुस्तान की आवाज को दुनिया सुनती थी। जब प्रधानमंत्री नेहरू अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाके कुछ कहते थे तो उसका मान होता था, सम्मान होता था। अब तो हमारे साथ नेपाल और भूटान नहीं खड़े, आप तो सोवियत रूस की और रूस की बात कर रहे हो। हमारे साथ तो हमारे पड़ोसी जो हमारे हर हिसाब से हमारे वो साथी हैं, वो भी ऑपरेशन सिंदूर में आपके हक में नहीं आए। तो हमने परिस्थितियां, देखिए मनदीप जी, दुनिया अंधी नहीं है जी। और दुनिया बेवकूफ भी नहीं है।
आप ऐसा देश नहीं बना सकते जहां अंदर आप गोडसे की बात करो और बाहर जाके आप गांधी जी का नाम लो। लोग सब समझते हैं और दुनिया में आपकी इज्जत गांधी की वजह से है, ना कि गोडसे की वजह से। लेकिन आप गोडसे को पालते हो और गांधी का नाम लेकर आप दूसरों से संबंध स्थापित करना चाहते हो। और इतरा इसलिए रहे थे कि 4 पैसे हो रहे हैं आज हमारे पास, तो उन 4 पैसों में दूसरे लोग भी आपसे व्यापार करना चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला समझौता क्या हुआ? पाकिस्तान और सऊदी अरब का। आप तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी जफियां शफियां डालते थे यार, और वो बताएं कितने बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट भी करेगा। लेकिन मौका जब आया, असली समय जब आया, सऊदी अरब का पाकिस्तान से वो अलायंस साइन हुआ है कि हम दोनों के ऊपर कोई भी हमला होगा तो दूसरे देश को भी यह माना जाएगा कि हमारे ऊपर भी हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब कल को यदि आपकी पाकिस्तान से दोबारा कोई छटपट हो जाती है तो सऊदी अरेबिया भी ये मानेगा कि ये हमला हमारे ऊपर हुआ है। तो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं और कौन सी विदेश नीति चल रही है। और मुझे अफसोस है कि 35-40 साल की फॉरेन सर्विस अव्वल दर्जे की जिनने की हो, जयशंकर जी, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, शायद वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो इसी चीज से इतने अभिभूत हैं प्रधानमंत्री जी के कि शायद वो उनको सही सलाह दे ही नहीं पा रहे। जी, हरियाणा पे बात करते हैं। सर, हरियाणा का बजट आया है विधानसभा का, तो बजट को आप कैसे देख रहे हैं? छोड़ो यार, बजट में कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैंने शायद शुरुआत में जिक्र किया था, जो प्रदेश अपने बच्चों की पढ़ाई को ही तिलांजलि दे रहा हो और फिर बच्चों पे दोष डाल रहा हो, और वो बजट में झलक भी गया। बजट में रिडक्शन अगर कहीं हुई तो एजुकेशन में हो रही है। आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से स्कूल्स हैं जिन पे टीचर्स के पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हैं। प्रिंसिपल्स तो मेरे ख्याल से शायद 80% स्कूलों में नहीं है प्रिंसिपल या हेडमास्टर, वो एड हॉक बेसिस पे चार्जेस दे दे के दूसरे पड़ोसी को काम चलाने लग रहे हैं। तो वही बात है, या तो आप नीतिगत फैसला आपने ले रखा हो उसको बता दो लोगों को कि भाई हम तो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं सब कुछ। ये पिछले दरवाजे से आप सरकारी स्कूलों को क्यों मारने लग रहे हो, सरकारी यूनिवर्सिटीज को क्यों मारने लग रहे हो? आपको पता ही होगा सन 2022 के बाद से ग्रांट एंड एड जानी बंद होगी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज को, और ये बोला गया कि लोन लो, लोन से 6,500 करोड़ का लोन ले चुकी हैं यूनिवर्सिटीज। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब यही है कि आगे ये फीस फूस बढ़ाएंगे और ये कहेंगे भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो पढ़ लो, जो नहीं कर सकता वो चलो। मतलब ये कि गरीब आदमी के लिए तो आपने शिक्षा के दरवाजे बंद करने का इंतजाम शुरू कर दिया, क्योंकि सरकारी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति पढ़ सके उसमें, उसके आप दरवाजे बंद करने लग रहे हो या उनको ही बंद करने लग रहे हो, संस्थाओं को। तो इस तरह की और बजट, यार मैं बजट का ना जवाब तब दूं यदि आप मुझे 2 पॉइंट बताओ उस बजट के, जी ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं उस बजट में, उसके बारे में क्या कहते हो? मेरे को तो कुछ भी नहीं नजर आया उसके अंदर। और इस बार तो केंद्र के बजट में ही कुछ नहीं था, तो हरियाणा के बजट में तो मिलेगा ही क्या? कुछ नहीं है उसमें। सड़कों की हालत कैसी है? जैसे आप जाते हो, ये कहते हैं कि सड़कें हमने चकाचक बना दी है। हाँ, वो तो हमने पैदल चलते हैं। हमने चकाचक नाप दी वो सड़कें सारी। और सड़कों के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, क्योंकि जहां हरियाणा की भूमिका है, हाईवे से नीचे उतरिए, आपको हरियाणा का विकास आपके चरणों में मिलेगा। लाडवा होके आए थे हम 10 एक दिन पहले जी। लाडवा मुख्यमंत्री जी का हल्का है, 2 दिन वहां रहे। जो सड़कों की दुर्गति मुख्यमंत्री के हल्के में है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो पूरे प्रदेश में क्या है। बीजेपी वाले बड़ा ना ये जुमले वाली पार्टी है, डायलॉग अच्छे बोलते हैं हिंदी फिल्मों की तरह। तो एक इनका डायलॉग ये है कि हम पूरे प्रदेश को समान दृष्टि से देखते हैं, किसी एक जगह का या उसका विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास करते हैं। तो यदि लाडवा मुख्यमंत्री का हल्का उसी समान दृष्टि से पूरे हरियाणा को देख रहे हो, तो फिर तो राम ही भली करेंगे हरियाणा की। और उसका उदाहरण में लाडवा के 4 दिन बाद हम गुलाचीका में थे। मतलब क्या यार, जो सड़कों का आपने जिक्र किया, सड़क नाम की चीज ही नहीं है जी। हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव चले हुए हैं 2 सीटों को लेकर, और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी आ गया। तो क्या लग रहा है, पीछे वाली गलती तो नहीं होगी कांग्रेस से? ना, कांग्रेस के 37 के 37 वोट कांग्रेस को मिलेंगे इस बार। कहीं स्याही कांड हो जाए? ना, वो क्रॉस वोटिंग हो जाए? वो समय गया।
वो समय गया, समय बदल चुका है पिछले चुनाव के बाद। वो कहानी अब खत्म हो चुकी है और उसका पहला प्रमाण आपको इस राज्यसभा चुनाव में मिल जाएगा। पूरी पार्टी आपको एक खड़ी मिलेगी। पूरा भरोसा है जी? पूरा पूरा, कोई शक ही नहीं। उस तरह का पंगा किसी में लेने की हिम्मत नहीं बची हुई, और ना ये वो कांग्रेस है जो जिसको आपने उस समय इस तरह की हरकतें करके भी आप बच गए। कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी बनाई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बयानबाजी होती है, तो अनुशासन कमेटी कोई काम कर रही है, नहीं कर रही? कहीं इसी का डर भी नहीं है कि अगर कर भी देते हैं, देखिए क्रॉस वोटिंग हो भी जाते हैं तो कुछ भाई फर्क पड़ने वाला नहीं, है? नहीं, इस बार क्रॉस वोटिंग होगी तो मेरी बात आप गांठ मान लीजिए, अगर क्रॉस वोटिंग होगी, जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उनका क्या हश्र होगा वो आप और मैं देख लेंगे। इस बार कोई, पहली बात ये, क्रॉस वोटिंग होनी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये धन्ना सेठों की पार्टी है बीजेपी, और वो पैसे वाला ही खड़ा किया है इन्होंने जी। और कमाल की चीज ये है, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्टी का, और कहते हैं इंडिपेंडेंट है ये मतलब बिल्कुल ही लोगों का बेवकूफ बना रखा है या बेवकूफ समझ रखा है लोगों को। 10 प्रपोजर चाहिए होते हैं राज्यसभा का पर्चा भरने के लिए, 10 एमएलओ के हस्ताक्षर होते हैं, 7 बीजेपी के एमएलए हैं, 3 इंडिपेंडेंट है जो बीजेपी के समर्थन के हैं, तो प्योरली बीजेपी कैंडिडेट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहली बात तो ये कि संख्या बहुत है, 7-8 तोड़ने पड़ेंगे जी, वो नहीं टूटते, और 1-2 यदि दाएं बाएं हो गया तो उसकी खैर नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। हालांकि मैं किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बोल रहा कि मैं कोई पद रखता हूं या मैं कोई जिम्मेवारी के पद पे उस नाते हूं कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन इतनी राजनीति तो मुझे समझ में आती है कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस बार दाएं बाएं कर दे। शायद हुई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार लेके आई है, एकदम से ही पता चला है कि ये उम्मीदवार है। ये बीजेपी करती थी काम, लेकिन अब कांग्रेस ने पहली बार किया है, और बड़ी बात यह है कि किसी भी गुट से नजर नहीं आया अभी तक। शायद सबसे बड़ी बात यही है शायद सबसे बड़ी बात यही है। तो मेरी तो करमवीर बौद्ध जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई राज्यसभा पहुंचने के लिए। वो एक एक्टिविस्ट हैं, अम्बेडकराइट हैं, और पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, और वो कालका में हमारी यात्रा में भी शामिल हुए थे, तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, यात्रा पे देवेंद्र अत्री पॉडकास्ट में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सद्भाव से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। ऐसी छोटी बातों के जवाब नहीं देता। कोर्ट केस जो किया हुआ है उसका क्या कुछ चल रहा है जी? सुना है आज वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आए, आज उनकी सगाई थी, तो जज साहब ने शायद 1 या 2 अप्रैल लगाई है। मैं बस उम्मीद ये रखता हूँ कि अगली तारीख पे शादी ना हो कहीं उनकी बाकी देखते हैं। बाकी समझे नहीं जी, आज सगाई थी। हाँ, आज वो जो कोर्ट में कहा गया ना जी, क्योंकि उनकी एविडेंस होनी थी आज। ये केस जब स्टे हुआ सुप्रीम कोर्ट से 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को भी इनकी वो होनी थी एविडेंस, तो तब इनको 4 दिन की ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था। तो पूछा गया ट्रेनिंग कितने दिन की है जी? 4 से 9 तारीख तक। बहुत कन्वीनियंट है, 4 से 9 तारीख तक। खैर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। उसके बाद अब ये तारीख लगी थी आज 7 मार्च की, तो आज बताया गया कि जी उनकी कोई रिंग सेरेमनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मजाक की बात मैं कर रहा हूँ कि जो अगली तारीख है, कहीं ये ना हो गया अगली पे आके ये कहें जी आज के दिन शादी है उनकी तो अगर पहले ही बता दें कौन से दिन है, ताकि फिर वो डेट अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। जी, सद्भाव यात्रा में जब भी लोगों से बात करते थे तो कहते कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ना बड़े अच्छा बोलते हैं और किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन यात्रा में कुछ बदला बदला लग रहा है। आप अब खींच के ले रहे हो मतलब नेताओं को, कुछ बदलाव आया इन चीजों में? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं विपक्ष होने के नाते सरकार को मैं बिल्कुल हाशिए पर रखने की कोशिश करता हूं, और मुश्किल सवाल जो है वो सरकार से पूछने का मैं प्रयास करता हूं। यहां तक तो जरूर है। जो कांग्रेस के नेता कह देते हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है, तो उनको भी आप इशारों में बहुत कुछ कह जाते हो। ना, कहने की जरूरत ही नहीं। ये चीजें सारी
पहले हफ्ते 10 दिन की थी, उसके बाद से ऐसे स्वर जो थे वो आमतौर पर शांत हो चुके। अब कोई उस नाते ना कोई बोलता, शायद उनको पहले ये लगता हो कि ये नकली सा प्रयास है, 15-20 दिन घूम फिर के बैठ जाएंगे घर, क्योंकि ना एमएलए हैं ना एमपी हैं, तो कौन यात्रा में आएगा, कौन चलेगा, कौन जुड़ेगा। लेकिन वो तो चीज़ अब हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता इस यात्रा में जुड़े हैं और आम लोग जिस प्रकार से इस यात्रा में जुड़े हैं, तो हम उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं इस यात्रा में। जी, इस यात्रा को लेकर आपका जो संघर्ष है वो दिख रहा है और एक बड़ा संघर्ष हो गया है। तो अब जो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व इस चीज़ को नोट कर रहा है जी, देख रहा है ये बातें कि देखो लगातार चल रहा है और एक ही बंदा है जो सच में ही लोगों से मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो ड्राइंग की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे हो, लोगों से मिल रहे हो, गली गली जा रहे हो। नहीं, देखिए इतना ज़रूर है कि कांग्रेस अब हरियाणा में एक्टिवेट तो हुई है। ये जो संगठन बना है ना, इसके बाद से एक्टिविटी है हर जिले में, हर स्तर पे और हर मुद्दे पे, चाहे वो मनरेगा का है, चाहे वो वोट चोरी का है, चाहे ये अब एचपीएससी का मामला है। तो उस नाते पार्टी में एक गति तो नज़र आ रही है। बाकी हाँ, हमारी यात्रा जो है वो अपने अलग तरीके से ज़मीन के ऊपर यही सारी चीज़ें लेके लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, तो ज़रूर उससे पार्टी को लाभ होगा, ये तो मानते हैं। राहुल गांधी जी से कब बात हुई थी? क्योंकि आप एक बार मिले थे तो बताया भी था आपने कि राहुल गांधी से मैं मिल के आया हूं। मुलाकात तो मेरी हुई थी 29 नवंबर को। तो अब यात्रा में आएंगे, कुछ बात हुई आपकी? नहीं, उसके बाद मैं उनसे निरंतर संपर्क में हूं, लेकिन मैंने यात्रा में निमंत्रण देने की बात अभी तक नहीं की है। वो तो मैं मिलके करूंगा, वो मैं कोई फोन पे या मैसेज के हिसाब से नहीं करूंगा। वो तो एक तरीका होता है अपने सबसे बड़े नेता को इनवाइट करने का, तो वो तो जब मैं उनसे मुलाकात करूंगा तब उनको निमंत्रण दूंगा, क्योंकि अब हमारी यात्रा पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। 2/3 हरियाणा हम कर चुके हैं, तो अब समय है उनसे आग्रह करने का कि अगर वो समय निकाल सकें, क्योंकि आगे आगे चुनाव आ रहे हैं जी। अगले 2 महीने चुनावों के भी हैं और 2 महीने हमारी यात्रा के हैं, और इन 2 महीनों में ही केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल, बड़ी बड़ी स्टेट्स के चुनाव भी हैं। तो मेरे ख्याल से देखते हैं, अभी आने वाले समय में समय लेके उनसे मिलूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा। यात्रा के बीच में 2 से 3 बार हरियाणा आ चुके हैं, कहीं ना कुछ काम को लेकर, तो उस टाइम सोचा नहीं कि एक संघर्ष कर रहा है साथी, उसके पास चले जाए? नहीं यार, ऐसे नहीं होता राजनीति में। देखिए, मैं एक हिसाब से मैं पार्टी में नया हूँ। एग्जैक्टली 2 साल पहले आया था जी। मार्च 12 ही थी, 12 या 11 थी 2024 की, जब मैं पार्टी में आया था। तो पहले हमें अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, उसका नतीजा दिखाना पड़ेगा, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ती है। अदरवाइज कौन किसी को सीधा आके वो क्या कहते हैं, नेता बना के क्यों जाएगा? वो तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है पहले। आपका तो भाईचारा भी अच्छा रहा है, आपके क्लासमेट भी रहे हैं। नहीं, वो तो चलो कॉलेज फर्स्ट ईयर में हम इकट्ठे थे, लेकिन सिर्फ क्लासमेट्स थे ऐसा नहीं था। वो प्रधानमंत्री के बेटे थे भाई, मतलब तो ये नहीं था कि कोई यारी दोस्ती वाली बात उस तरह से हो। लेकिन हाँ, मेरी उनसे मुलाकात सही मायने में 2023 में शुरू हुई थी, और मैं सही मायने में प्रभावित हुआ था भारत जोड़ो यात्रा से। वो एक समय था जब मैं मान गया था कि लीडरशिप तो राहुल गांधी से ही आएगी, और मैं उनको वाकई मानता हूं कि देश में एक नेता है जो बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है और ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल हेड ऑन फाइट है। वो उसमें कभी भी दाएं बाएं नहीं हुए आज तक। 53 घंटे की तो ईडी की इंक्वायरी फेस की है, और फर्जी केस में जी। उस केस को कोर्ट ने फेंक के मारा। जब सुना, उसमें यह कहा इसमें एफआईआर ही नहीं लॉन्च हुई है, 11 साल से केस चल किस चीज का रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, मैं इसीलिए मैं उनका इतना सम्मान करता हूं, और इसीलिए मैं उनको सही मायने में अपना नेता मानता हूं जी। कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है ना जी, देखो आप मानो ना मानो, लेकिन लोग कहते हैं, तो लग रहा है कि राहुल गांधी को ये आने देंगे आपके पास? कोई ना कोई घुट बोल जाता होगा। नहीं यार, कोई ना, देखिए वो सारी चीजें तो होती हैं भाई, वो तो स्वाभाविक सी चीज है। वो सिर्फ मेरे संदर्भ में नहीं है,
वो तो किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल में हमेशा होगा, हमेशा होगा वो तो लेकिन हमारा प्रयास जो है वो एक ईमानदार प्रयास है, और ऐसे टाइम पे किया है जिस टाइम हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे, सिर्फ एक संदेश लेके लोगों में जा रहे हैं, और प्रयास ये है कि उसके माध्यम से पार्टी को भी मजबूती मिले, जो कि मिलेगी, क्योंकि 7 महीने की यात्रा पूरे प्रदेश में कोई अपने आप में छोटी चीज नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये पूरे देश में इकलौती यात्रा है, जगन रेड्डी के बाद उन्होंने आंध्रा में की थी, जो पूरे के पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। तो अभी 33 हल्के हैं, 32 रह गए अब तो जैसा अब तक रहा है आगे और भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो लोगों की शॉर्ट मेमोरी हो रही है, तो लगता नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जो 6 भी नया साल में भूल जाते हैं चीजें। आप ये यात्रा कर रहे हैं, चुनाव बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। राजनीति यदि आप सिर्फ इलेक्शन के 3 या 6 महीने पहले करें तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता जी। ये तो विपक्ष के नाते आपको निरंतर जमीन पे रहना पड़ता है, और सड़क से और संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और खास तौर पे जिस तरह से बीजेपी ने सारी, जैसे मैंने कहा कि वो 3 चीज़ों से पूरे देश को जकड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो रहा है, उसके लिए तो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये 7 महीने की यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम अपना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि बस हो गया, अब 2019 में जागेंगे। नहीं, निरंतर प्रयास रहेगा। जी। मंत्री अनिल विज है, उन्होंने कहा है कि चलते चलते वीरेंद्र परिवार जंगल में चला जाएगा। यार, अनिल विज जी की दोनों टांगे टूटी हुई हैं, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, रहना तो फिलहाल तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, यही बहुत है। उचाना में दुष्यंत और इनेलो का क्या लग रहा है जी? उचाना से उनका क्या लेना देना है, 5वें नंबर पे थे, और वो तो हरियाणा वालों ने रिजेक्ट कर दिए पूरी तरह से। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता दुष्यंत जी के बारे में सवाल क्यों पूछे जाते हैं। मतलब कितनी उनकी वोट कितनी आई हैं पूरे प्रदेश में? मेरे ख्याल से जमानत ही 2 लोगों की बची है उनकी। तो ऐसी पार्टी जिसकी जमानत बचाने की भी स्थिति नहीं है जी, उसके बारे में, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में बात करना या उनकी राजनीति के बारे में बात करना, मुझे कोई उसका औचित्य नजर नहीं आता। जी। एक सवाल है जो लोगों के काफी मन में है और कह रहे थे कि ये जरूर पूछना। कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने आपको हराया है, कि वीरेंद्र गोगड़िया की बात करें या 1-2 और नेता जो खड़े हो गए थे, उनको मनाया नहीं गया। तो क्या आप खुद उनको मनाने के लिए गए हैं कि आप बैठ जाइए, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? वो तो जिनने खड़े करे थे उनने मनाने थे, वो तो खड़े इसलिए किए थे कि बैठे ना। आपसे नहीं बात हुई? क्यों करें बात, जब हमको पता है ये कहाँ की उपज है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, और वो चौपालों के ऊपर जाकर रोता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मेरे पे 2 पैसे नहीं बचे। और इलेक्शन कैंपेन देखते आप और उसके बाद देख लो कहाँ डूब गया, कहाँ मर गया, और कहाँ क्या हो गया। जी। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम जी का जो केस है, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या बताएं यार, कोर्ट का ऑर्डर है तो उसके ऊपर टिप्पणी तो कोई नहीं कर सकते, लेकिन हैरानी नहीं है मेरे को। मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चलने लग रहा है, तो मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूँगा जिससे ये लगे कि मैं कोर्ट के ऊपर कोई आक्षेप लगा रहा हूँ। जी। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा हमारी यात्रा के माध्यम से ही है। अभी तो आपसी भाईचारा बना रहे हमारा, उसमें जो मजबूती है, देखिए इसकी मजबूती की मिसाल हमने मेवात में देखी थी 2023 में, जब वहाँ दंगे भड़काए गए थे। तो ये भाईचारा ही था, ये पालने थी और किसान यूनियन थी जो वहाँ जाके बैठ गई और उन्होंने उस आग को फैलने से रोक लिया। नहीं तो बिल्कुल जो मुजफ्फरनगर में हाल हुआ था वही हाल मेवात में होना था। और वो भाईचारे की ताकत है, और वो कोई धर्म आधारित या जाति आधारित भाईचारा नहीं था, उसमें सारे थे, सारे के सारे, और उन्होंने उस आग को रोका था। तो ये हमारी शक्ति है, ये हमारे समाज की ताकत है, और इसको हमें सजो के इसको मतलब इसमें बिखराव नहीं होने देना किसी तरह का। राजनीतिक मत आपका कुछ भी हो, मैं फिर से कहूँगा जी,
आपकी जहां इच्छा हो वहां वोट डालिए। आपको कोई विचारधारा पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। आपको कोई नेता अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। आपने किसी के विरोध में वोट डालनी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई पार्टी या नेता आपके समाज में द्वेष पैदा करके, विष फैला के यदि वोट मांगने की बात करता है, उससे सावधान रहना, क्योंकि वो नुकसान यदि एक बार हो गया, राजनीतिक तौर पे फायदा मिल चुका है बीजेपी को, लेकिन अभी समाज में वो कटुता आई नहीं जो वो पैदा करना चाह रहे हैं, और वो निरंतर प्रयास रहेगा। उनके 2-3 एमएलए और एमपी शुरू हो चुके हैं उसी तरह की बयानबाजी को लेके, वही जहर फैलाने वाली और आपस में भेदभाव पैदा करने वाली। तो उस चीज से हमें सचेत रहना है, क्योंकि ये नुकसान यदि एक बार सामाजिक तौर पे हो गया, फिर ये भरा नहीं जाता उसके बाद। धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और इस पॉडकास्ट को आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कमेंट करेंगे, वो भी एक बार अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।